मिलती है तो वार रिलेटेड होते थे। लड़ाई जब खत्म हो गई, वार रिलेटेड अलाउंस काट के वेतन बहुत कम बताया गया उस टाइम पर। तो बोला किसी को भी वेतन देने तो उसकी परिभाषा क्या होगी, तो सिपाही को वो बोलते थे एज ए नॉन स्किल अनस्किल लेबर, आपको लेबर से शुरुआत हुई है। और ऑफिसर्स को बोलते हैं एज लाइक क्लास 1 JTS के बराबर, जूनियर टाइम स्केल के बराबर माना जाए। 1960 के रघुरमैया कमीशन ने उसको सेम ही रखा और कहा कि ऑफिसर्स को IPS अधिकारी अब्लिक JTS अब्लिक क्लास A अफसर के बराबर माना जाए और सिपाही का लेवल सेम ही रखा। 1973 में पहली बार CPC सेंट्रल पे कमीशन के अंडरगर्ड CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर सबको लाया जाता है और एक कमेटी बैठती है सिविल सर्विसेज और सेना दोनों की। वहाँ पर ऑफिसर्स को फिर उसी कैटेगरी में रखा जाता, लेकिन जवान को थोड़ा सा सेमी इंडस्ट्रियल लेबर कहा जाता। तब भी वो सैनिक नहीं था। बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, लड़ाइयाँ लड़ी, 65 की जंग भी चलेगी, 62 की जंग चलेगी, सिपाहियों को कितने बड़े बड़े अवार्ड मिले, अभी भी वो लेबर से ऊपर नहीं है। 4th पे कमीशन में पहली बार माना कि सिपाही का स्टेटस स्पेशल होता है, उसे सैनिक माना जाए और 5% अतिरिक्त पेमेंट दी जाए। लेकिन 1973 में अगर आप फिर से वापस जाएं तो वहाँ पर जो अंग्रेज ज़माने में ये कहते थे जिसकी नौकरी कम है, जिसका उसको 75% का मतलब होता है, फॉर्मूला इस प्रकार लगता था कि बेसिक के 75% के बराबर उसको पेंशन मिलती थी। और 71 की लड़ाई का ये इनाम दिया गया कि देश गरीब है, 25% पेंशन सीज करो। तो 25% पेंशन सीज हो गई तो कैसे भरपाई होगी? बोला 1 रैंक 1 पेंशन का हर 5 साल हर 3 साल में रिवीजन करके आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी देश गरीब है, जब होगा तब दे देंगे। लेकिन वो बात दबती गई। 4th पे कमीशन आया, उसके बाद 5th पे कमीशन आया। 5th पे कमीशन में ऑफिसर्स को अपग्रेड किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट को एबोलिश करके लेफ्टिनेंट से शुरू किया गया। ना ही नायब सूबेदार को सूबेदार रैंक से अपडेट किया गया, ना ही सिपाही का कोई अपग्रेडेशन हुआ। फिर आगे वहाँ पर ग्रुप अलग हो गए, XYZ जरूर बना दिया। 6th पे कमीशन में तो हद ही कर दी, हम सबको नॉन गजेटेड 7/1935 संदर्भ संख्या 6 CPC कहती है कि दे आर ऑल नॉन गजेटेड, जबकि हवलदार तक नॉन गजेटेड रैंक है और वो जूनियर लेवल का क्लास C का सबसे बड़ा पदाधिकारी। उसके बाद हम लोग शुरू होते हैं, हम लोग मतलब हम तीनों GCO यहाँ पर हैं, ग्रेड B गजेटेड ग्रेड क्लास B, जो आपके तहसीलदार होते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, हाई स्कूल के मास्टर जी होते हैं या सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, उनके दर्जे के लोग। उन दर्जे को घटा के नीचे किया गया, जबकि ब्रिगेडियर और कर्नल साहब को पे बैंड 4 में ऊपर ले जाया गया। 7th पे कमीशन में बचा खुचा लेफ्टिनेंट कर्नल को भी ऊपर ले गए। तो पे कमीशन हो चाहे OROP हो। अब आइए एक तरफ आते हैं कि OROP 1 रैंक 1 पेंशन इस नाम पर दी गई कि जो लोग 35 से 50 साल के बीच रिटायर होते हैं उन्हें स्पेशली उनके जो इंक्रीजमेंट नौकरी में उन्हें नहीं ले पाए, उन इंक्रीजमेंटों की भरपाई की जाए और उनको फ़ायदा दिया जाए। लेकिन हुआ ये कि 57 से 60 साल वाले उसको पूरा फ़ायदा ले गए। देखिए साहब, अधिकारियों का बताते नहीं वो लोग आगे। एक लेफ्टिनेंट जब शुरू होता है, वो यदि वॉलंटियर न जाए तो फिर VRS को तो वैसे ही ORP लागू नहीं है, वो कर्नल ही रिटायर होगा। लेकिन सिपाही का ऐसा नहीं है, 17 साल होंगे तो उसे घर जाना पड़ेगा। तो 17 उनका 57 साल नौकरी में इस प्रकार का है कि 13 में लेफ्टिनेंट कर्नल, क्योंकि 14 में SS कमीशन भी घर चले जाते हैं, उनको भी वो और 7 साल में पहला सेट उनका होता है 7 दूनी 14, 2 बार सर्विस कर सकते हैं। तो मेजर बन के ही जाएगा या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बन के जाएगा। तो उससे पहले उनको पे बैंड 4 में लाया जाता है। नहीं कर्नल बन पाया तो 26वें साल में उनको कर्नल बना दिया जाता है। 57 साल पर उनका आखिरी बेसिक होता है 1,93,000, जहां वो पहुंच जाते हैं और 15,500 उनकी मिलिट्री सर्विस पे, उसका ठीक आधा आज कर्नल की वेतन है। मैं आपसे पूछता हूं, एक सिपाही का वेतन 21,700 से शुरू होता है और 43,100 पे बंद होता है। 5200 उसकी मिलिट्री सर्विस पे है, दोनों मिला के होता है 48,300। तो क्या उसका आधा 24,150 नहीं होता है? 19,740 क्यों है? जो साहब अभी कह रहे थे कि अफसरों को फायदा हुआ, वो इस वजह से हुआ। उनने का फॉर्मूला एक है, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम तो अफसर होता ही नहीं है, मैक्सिमम होता है। मिनिमम हम होते हैं, क्योंकि अपनी यूनिट में ये हवलदार 20 साल में बनेंगे, किसी में 15 में बनेगा, जितनी वैकेंसी होगी। तो उन सबको मिला के उन्होंने डायरेक्ट एंट्री को भी उसमें नहीं लिया। जैसे एजुकेशन हवलदार, डायरेक्ट हवलदार आता है तो 24 इंक्रीजमेंट ले जाएगा। डिफेंस के हैं 24 इंक्रीजमेंट। हमारी मांग ये है कि हमें हमारा 24 इंक्रीजमेंट ही दे देते या अपग्रेडेशन ही कर देते। 7th पे कमीशन में अन्य सर्विसेज के ग्रेडेशन को अपग्रेड किया गया। जो भेड़ पालक होते हैं सरकारी हेल्थ सर्विस एंड पशुपालन के, उनका ग्रेड सिपाही से नीचे था 6 पे कमीशन में 1900, उनका ग्रेड आज 2400 है, जहाँ पर हमारा नैक शुरू होता है। सिपाही भेड़ चराने वाले के बराबर नहीं है। आप कहते हैं कि सैनिक को सम्मान दो, किस बात का सम्मान?
एक जेसीओ सूबेदार मेजर नायब सूबेदार के बराबरी पर है। एवरी गजेटेड रैंक स्टार्ट होता है 4800 के ग्रेड से, जबकि हमारा ग्रेड शुरू है 4200 से। ये गलत है, 2 ग्रेड पहले ही नीचे हैं और नॉन गजेटेड दिखाया पे कमीशन में। और भारत सरकार इन्हीं प्रश्नों का जवाब नहीं रख पाती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स अधिकारियों ने मिल करके सरकार को जो रिपोर्ट दी वो गलत है। इससे बड़ी बात में ज्वाइंट सर्विस मेमोरेंडम तीनों सेनाओं की जो रिपोर्ट है उसमें वो सिपाही को 8 पास दिखाते हैं, जबकि सोल्जर हाई स्कूल पास 50% मिनिमम मार्क होने चाहिए। यदि उसके किसी सब्जेक्ट में 45% से कम नंबर है तो वो भर्ती नहीं हो सकता सिवाय ट्रेडमैन के, और मैक्सिमम या फिर वो इंटर करेगा। इसका मतलब सैनिक इंटर ही होता है। ऑफिसर एनडीए से आता है वो भी इंटर होता है। ऑफिसर को 3 साल एनडीए करने के बाद उनको डिग्री दी जाती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की, फिर उनको कमीशन होती है। तो 1 साल जवान ट्रेनिंग लेता हुआ हाई स्कूल था भी तो क्या इंटरमीडिएट लायक नहीं हुआ 1 साल में? उसे भी ग्रेड होना चाहिए था। सच है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। एक बाजार में 2 भाव हैं। बिल्कुल। तो ग्रेड को डाउनफॉल करने के लिए उनने ये रणनीति भी चली और नॉन गजेटेड सबको करार दिया, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और उन सब की भरपाई आप ओआरपी के जरिए कुछ हद तक कर सकते थे कि उनके आखिरी इंक्रीमेंट, मतलब सेना में भी ये चलता है कि जो अधिकारी है उसको ज़्यादा मिलेगा, जो लेबर है वो लेबर की तरह रहेगा। भाई ये लोग दिखाते हैं कि हम सेना को इतने अच्छे से रख रहे हैं, पर जो आप अच्छे से आपने बताया वो आप आपसे बेटर नहीं बता सकता कोई। सर पॉलिसी का मैं चैलेंज करता हूँ, जितना भी आपका यूट्यूब चलता है ज़्यादा से ज़्यादा एवरी जर्नल, एवरी ब्यूरोक्रेट, मेरा नाम सूबेदार मेजर रिटायर KS परिहार, मैं गढ़वाल रेजिमेंट से हूँ और विजय पद यूट्यूब भी चलाता हूँ अपना। यूट्यूब पर भी कई बार चैलेंज कर चुका हूँ। आप मुझे जिस दिन हरा देंगे डिबेट में कि आपकी मांग गलत है, तो उस दिन उत्तराखंड का कोई सैनिक आपके पास नहीं आएगा। कम से कम पहले तो देश का ही कोई नहीं आएगा। सारे देश को रिप्रेजेंट करके बोलता हूँ, मेरे एक भी सवाल का काट आपके तर्कस में है? यदि नहीं है, इसीलिए आप हमें प्रधानमंत्री के पास जाने नहीं देते हैं। या तो प्रधानमंत्री मिलना नहीं चाहते या फिर आप सच्चाई बताना नहीं चाहते। 2 में से दोष किसी एक बात का जरूर है। हमारे तर्कस में युद्ध के लिए वो तीर हैं जिसके आपके पास काट नहीं है। ये मैं चैलेंज करता हूँ पूरे देश को, और याद रखिएगा इस बात को, ये सच है। आपने नाइंसाफ़ी की, आपने अपने लिए पॉलिसी बड़ी उदार बनाई। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि सिपाही से भर्ती होकर उस सूबेदार की पेंशन पर रिटायर हो, जैसे आप कर्नल हो रहे हैं। तब तो उस ओआरओपी का एक जैसा फार्मूला लागू होता। 57 से 60 साल और 17 साल टोटल नौकरी वाले को एक ही फार्मूला कैसे हो सकता है? फिर बेनिफिट किसको होगा? जिसकी पॉलिसी अच्छी है। मुझे बताइए, डिसेबिलिटी पेंशन को आप बोलते हैं कि ये परसेंटेज बेसिस है, एक टांग टूट गई 50% अगर कर्नल का भी तो सिपाही का भी। अरे कर्नल का बेसिक 1,05,000 है, उसका 50% 50,000 से ऊपर होता है। सिपाही का टोटल बेसिक 20,000 है, उसका 10% केवल 10,000 नहीं हुआ, 5 गुना फायदा नहीं हो गया। फिर गवर्नमेंट भी इसमें सहयोग इसलिए करती, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ इकोनॉमिक।